आज भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसी सियासी पार्टियां और ऐसे सियासी रहनुमा दिखाई देते हैं जो हिटलर और मुसोलिनी के फाशिज्म और नाजीज़म के फ़लसफ़े और नज़रिए से मुतासर दिखाई देते हैं। ब्रश की बजाय उसके हाथ में बंदूक थी, कैनवस की जगह दुनिया का नक्शा और रंगों की जगह इंसानी खून। उसने हंसती बसती गुलो गुलजार दुनिया को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। हिटलर वो गलती कर गया जिसने उसे अर्श से फर्श पर ला फेंका। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आसूदगी जन्म देती है तहजीब को और भूख की कोख से दरिंदगी को हयात मिलती है। पिछली सदी में एक कल्लाश मुसव्विर गुजरा है जिसकी जिंदगी एक अजूबा थी और मौत एक मुहिम्मा। अपनी जिद के बायस वो नौजवानी में ही विरासत में मिलने वाली आसूदगी से महरूम हो गया। जब वो खाकों और पेंटिंग्स में रंग भरकर भूख से लड़ रहा था, उस जमाने में एक अजीम जंग छिड़ गई। अपने हमवतन दूसरे नौजवानों की तरह इस मुसव्विर ने भी कैनवस, रंग और ब्रश को छोड़ा और अपनी सरजमीन के दिफा के लिए बंदूक उठा ली। इस जंग में वो शदीद जख्मी हुआ, लेकिन मौत उसे दोबारा जिंदगी की आगोश में फेंक गई। वो मुसव्विर था, फिर फौजी बन गया और जब जिंदगी ने दूसरा मौका दिया तो दुनिया ने उसे एक सियासतदान के रूप में देखा जो अपनी नस्ल को बरतर और दूसरों को हकीर जानता था। इस सियासतदान को जब इख्तियार मिला तो एक बार फिर उसने अपनी उस तस्वीर में रंग भरना शुरू किया जिसका खाका बरसों से उसके जहन में कुलबुला रहा था। लेकिन अब ब्रश की बजाय उसके हाथ में बंदूक थी, कैनवस की जगह दुनिया का नक्शा और रंगों की जगह इंसानी खून। फिर करोड़ों इंसानों का खून बहा, औरतों ने अपने सुहाग निछावर किए, इस्मतों का नजराना पेश किया। उसने हंसती बसती गुलो गुलजार दुनिया को राख के ढेर में तब्दील कर दिया, लेकिन वो दुनिया के नक्शे पर अपनी मर्जी के रंग न भर सका। जब उसके पास ताकत थी तो कहा करता था कि ताकत मेरी बंदूक की नाली से निकलती है, और जब उससे एक बड़ा ताकतवर उसके टैंकों को रौंदता हुआ उसके दरवाजे पर आ धमका तो उसने वही बंदूक अपनी कनपटी पर रखकर चला दी। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, हम बात कर रहे हैं हिटलर की। वो एडोल्फ हिटलर जिसने जर्मनी को अजीम तर बनाने का झांसा देकर मासूम आवाम को वरगलाया, प्रोपेगेंडा के जरिए उनकी सोच पर कब्जा जमाया, हजारों किताबें जला दी, एक हौलनाक जंग मुसल्लत की, लाखों यहूदियों का खात्मा किया, खाना बदोशों और मुखालिफिन को अजियतनाक मौत से दोचार किया। उसने जंगी कैदियों को तिब्बी तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया, 2 लाख मरीजों से जीने का हक छीनकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। यह हिटलर कौन था? जाती तौर पर तो वो एक आम सा शख्स था, लेकिन उसका तारुफ उसकी जात नहीं बल्कि वो नजरिया है जिस पर वो मरते दम तक कारमंद रहा। वो नजरिया जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कई हुक्मरानों को आज भी अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। वो नजरिया था फाशिज्म का। फाशिज्म जिसे जर्मनी में नाजीज़म कहा जाता था। फाशिज्म दरअसल एक ऐसी सियासी तहरीक होती है जिसमें इंतहाई दाएं बाजू की नजरियात को कौम परस्ती से जोड़ दिया जाता है और अपोजिशन को बजोर ताकत कुचल दिया जाता है। फाशिज्म और नाजीज़म में उनके लीडरों की बहुत अहमियत होती है। ऐसी किसी भी तहरीक का रहनुमा खुद पसंद तो होता ही है, लेकिन साथ में खुद को अक्ल कुल और अवाम का नाम निहाद निजात दहिंदा भी तस्वुर करता है। जैसा कि मुसोलिनी और हिटलर ने जो अलक़ाबात इख्तियार किए वो अपने आप को बावक़ार और मुक़द्दस बनाने की एक नाकाम कोशिश थी। मुसोलिनी ने अपने लिए ग्रेट लीडर और हिटलर ने अपने लिए फ्यूरर यानी कायद, रहनुमा का इस्तारा इस्तेमाल किया। फाशिज्म के तहत रियासत का इदारा इंतहाई ताकतवर होता है, जबकि इनफरादी आज़ादी ना होने के बराबर होती है। फाशिज्म के तहत एक ही सियासी पार्टी की हुकूमत होती है,
किसी गिरोह या सियासी जमात को किसी किस्म की सियासी आज़ादी हासिल नहीं होती। फाशिस्ट हुकूमत हमेशा लोगों के जज्बात को मुश्तइल करने के लिए शानदार माजी को उभारती है, जमहूरी रिवायात का खात्मा करके आमराना तर्ज़े हुकूमत को राइज कर देती है। अगरचे फाशिस्ट हुकूमत मजहबी मामलात में दखल नहीं देती, लेकिन मजहब के तसल्लुत को कमज़ोर करके सेकुलरिज्म को फ़रोग देती है। निज़ाम तालीम मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में होता है और नौजवान नस्ल को निसाब के ज़रिए कौम परस्ती के जज्बे से सरशार किया जाता है। जंग को बतौर हथियार इस्तेमाल करके फाशिस्ट हुकूमत अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शती है। अदब हो या आर्ट, साइंस हो या समाजी उलूम, ज़िंदगी का हर मकतबा फ़िक्र फस्तायत की तबलीग पर मामूर कर दिया जाता है और दानिश्वर, फ़नकार, अदीब, साइंसदान पाबंद होते हैं कि वो अपनी तहकीकात के ज़रिए फस्तायत का नज़रिया लोगों तक पहुँचाएँ। फाशिस्ट हुकूमत ना सिर्फ खुफिया एजेंसियों के ज़रिए लोगों की निगरानी करती है, बल्कि मुखालिफिन को कैदोबंद की सख्त तरीन सज़ाएँ भी देती है। फस्तायत को नाज़िज़्म के नाम से बामे उरूज पर पहुँचाने वाले एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1989 में ऑस्ट्रेलिया के शुमाली सरहदी कस्बे ब्रोनो एमन शुमाली में एल्वे हिटलर नामी एक टैक्स कलेक्टर के यहाँ पैदा हुआ। हिटलर के आबाओ अजदाद यहूदी नहीं थे। उसने अपना बचपन बड़ी आसूदगी में गुजारा। 1898 में हिटलर का ख़ानदान ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत लिंज चला गया। हिटलर का वालिद उसे हाइसबर्ग सिविल सर्विस में दाखिल करवाना चाहता था, लेकिन हिटलर के सर पर फनकार बनने की धुन सवार थी। बाप बेटे में इख्तलाफ हुआ और हिटलर वियना चला आया। फरवरी 1908 और मई 1913 के दरमियान का अरसा हिटलर वियना में मुकीम रहा, जहां उसका ठिकाना बेघर अफराद के लिए कायम एक पनाहगाह थी। गुज़र औक़ात के लिए आबी रंगों की पेंटिंग्स और खाके तख्लीक करता और अक्सर फाकों का सामना भी करता। सन 1913 में वो म्यूनिख चला आया। फिर जंग अजीम अव्वल शुरू हो गई, जिसने एक कल्लाश मुसव्विर को एक नई जिंदगी बख्श दी। जर्मनी के दूसरे नौजवानों की तरह वो भी अपनी सरजमीन के लिए लड़ने फौज में भर्ती हो गया और मुख्तलिफ महाजों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एक मरतबा वो सन 1916 में ज़ख्मी हुआ और दूसरी मरतबा सन 1918 में उसे उसकी खिदमात के सिले में मुतअद्दिद मेडल से भी नवाजा गया। अक्टूबर सन 1918 के दौरान वो बेल्जियम के महाज पर था, जहां मस्टर्ड गैस के एक हमले में वो जुज़वी तौर पर बीनाई से महरूम भी हो गया। हिटलर को फौरी तौर पर एक फौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। 11 नवंबर सन 1918 को जब आर्जी जंग बंदी हुई तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था। इसी माह के आखिर में हिटलर अस्पताल से फारिग होने के बाद म्यूनिख वापस आ गया और उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिटलर ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ सन 1919 में फ़ौज की छतर छाया तले किया। उसने मिलिट्री इंतज़ामिया का एक ऐसा दफ्तर ज्वाइन किया जो सिर्फ कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा को ज़ायल करने के लिए कायम किया गया था। यही हिटलर को खुलकर खेलने का मौका मिला और अगस्त सन 1919 में उसने पहली मरतबा अपना इंसानियत दुश्मन नस्ली बरतरी का नज़रिया पेश किया और यहूद दुश्मनी की वो आग भड़की जिससे अगले कई बरस तक पूरा यूरोप जलता रहा। उसकी जहर आलूद तकरीरों और तहरीरों ने उसे दिनों में गुमनामी के अंधेरों से निकालकर कौमी सियासत में एक नुमाया मकाम पर ला खड़ा किया। हिटलर ने अक्टूबर सन 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। हिटलर ने नाजी पार्टी का जो सियासी प्रोग्राम तश्कील दिया, उसकी बुनियाद थी नस्ल परस्ती। हिटलर नफरत पर मबनी अपना बयानिया लेकर अवाम में निकला और अगले 2 बरसों में उसने लाखों जर्मनों को अपना असीर कर लिया। हिटलर की नज़र में आर्या नस्ल ही सबसे आला और अफजल थी। उसके नज़दीक हुक्मरानी का हक सिर्फ आर्या नस्ल को हासिल था, जबकि सामी, रोमा और दीगर नस्लें सिर्फ आर्या की खिदमत करने के लिए तख्लीक की गई थीं। वो आर्या ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की तलकीन करता और यहूदियों और दीगर कम्युनिटीज़ की शरह पैदाइश महदूद करने पर भी जोर देता। वो जहाँ जाता लोग दीवाना वार उसका इस्तकबाल करते। वो जलसे तंग जगहों पर और शाम के औकात में मुनाकिद करता था ताकि हॉल जल्द भर जाए और लोग बाहर खड़े होकर उसकी तकरीर सुनते दिखाई दें। वो सियासी तकरीबात में मुकर्रर करदा वक्त से घंटों ताखीर से जाता। महज 2 साल में
उसका मुआशरे पर असर व रसूख इस कदर बढ़ गया कि जर्मन मलेशिया यानी SS के हज़ारों अफराद भी उसके कारकुन बन गए। मकबूलियत के नशे में धुत हिटलर ने नवंबर 1923 को रियासत बवारिया की हुकूमत का तख्ता उलट कर इनकलाब लाने की कोशिश की। अपने इस ऑपरेशन का नाम उसने बेयरहॉल पुश रखा था, लेकिन ये ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। इनकलाब की कोशिश नाकाम होने पर उसने उसे एक साजिश ठहराया। हिटलर और उसके साथियों को भी बगावत और गद्दारी के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। हिटलर ने इस मुकदमे को पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमले और जर्मनों में कौम परस्ती को परवान चढ़ाने के लिए एक स्टेज के तौर पर इस्तेमाल किया। जेल की दीवारें उसे ज़्यादा अरसे तक पाबंद सलासिल न रख सकीं और अवामी दबाव के तहत उसको महज 1 साल के बाद रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि यूरोप समेत जर्मनी की अशराफिया भी कम्युनिस्ट इनकलाब के बढ़ते हुए असरात से खौफजदा थी। इसीलिए जर्मन अशराफिया ने कम्युनिज्म के खिलाफ फाशिज्म या नाजीज़म को एक मुतबादिल नजरिए के तौर पर पेश करने के लिए पसे पर्दा हिटलर की मदद और मुआवनत की। कैद के दौरान हिटलर ने अपनी आप बीती पर मुश्तमिल किताब मेरी जदोजहद मैन कैंप के उन्वान से लिखी, जो 1926 में शाया हुई और पहले ही साल उसकी 10 लाख कॉपियां फरोख्त हो गईं। इस किताब में उसने बड़ी वजाहत से इंसानी तारीख का नस्ली इम्तियाज पर मबनी एक कौम परस्ताना, समाजी, डार्विनिस्ट और यहूद दुश्मन नजरिया पेश किया। इसने अंदरूनी आमरीत, फौजी तोसी और मशरकी यूरोप में रिहायशी इलाका जब्त करने की वकालत की। नाजी मशरकी यूरोप में बसने वाले मकामी आबादियों को कमतर समझते और अरसा दराज से उनका सफाया करने का इरादा रखते थे। अगरचे सन 1928 के इंतखाबात में हिटलर की नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले, लेकिन जब 1930 में आलमी कसाद बाजारी के बायस जर्मन मईशत भी ज़मीं बोस हो गई, तब नफरत के इस व्यापारी को खुलकर खेलने का एक और मौका मिल गया। उस वक्त जर्मनी में इस कदर बेचैनी फैल चुकी थी कि हुकूमत को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अफरा तफरी के इस दौर में अगले 2 साल तक यानी 1930 से लेकर 1932 तक जर्मनी में हुकूमतें पार्लिमानी मंजूरी की बजाय सदारती हुक्म के ज़रिए इक़्तिदार में आईं और आती रहीं और जाती भी रहीं। हिटलर उस वक्त तक मकबूल तरीन लीडर बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद 10 अप्रैल सन 1932 को होने वाले सदारती इंतखाबात में उसे बदतरीन शिकस्त हुई। जुलाई सन 1932 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो नाजी जमात ने 37.3% वोट लिए, लेकिन हकीकत यह है कि हिटलर अपनी मकबूलियत और पार्लिमानी ताकत के जोर पर नहीं बल्कि नामजदगी के जरिए इक़्तिदार में आया था। सदर पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने ना चाहते हुए भी 30 जनवरी 1933 को हिटलर को जर्मनी का चांसलर नामजद किया था। इक़्तिदार मिलते ही एडोल्फ हिटलर ने नाजी रियासत की बुनियाद रख दी। इस दौरान जर्मन पार्लियामेंट की इमारत में आतिशज़दगी का एक पुरस्कार वाक़या भी पेश आया। हिटलर ने उसे तखरीबकारी करार दिया और 23 मार्च सन 1933 को उसने राइश के नाम से एक कानून मुतारिफ करवाया। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को इख्तियार देता था कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल किए बगैर नाफिज कर सकता था। जर्मन पार्लियामेंट ने इस एक्ट की मंजूरी दे दी और फिर जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की आमरीत कायम हो गई। 30 जून 1934 को हिटलर के हुक्म पर नाजी लीडरों ने ऐसे की क़यादत और सैकड़ों सियासी मुखालिफिन को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में नाजी पार्टी के वो रहनुमा भी शामिल थे जो हिटलर के बहुत करीबी साथी थे, लेकिन मुस्तकबिल में उसके लिए खतरा बन सकते थे। इस ऑपरेशन के बाद हिटलर और जर्मन फौज का गठजोड़ शुरू हो गया। अगस्त 1934 को जर्मनी के सदर पॉल वॉन हिंडनबर्ग इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल के बाद हिटलर ने सदर का ओहदा ख़त्म करके उसको भी अपने ओहदे में ज़म कर लिया। अब वो फ्यूरर था, यानी वो अजीम लीडर जिससे वफादारी का हल्फ हर जर्मन फौजी और सिविल सरकारी मुलाजिम पर लाजिम था। जर्मनी पर इक़्तिदार मुस्तहकम होते ही हिटलर ने अपने एजेंडे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मार्च सन 1938 को हिटलर की नाजी फौज ने हमला करके महज 2 दिनों में ऑस्ट्रिया अपने कब्जे में कर लिया। जब हिटलर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में दाखिल हुआ तो वहां 10 लाख अफराद ने उसका इस्तकबाल किया। अब हिटलर ने यूरोप का नक्शा तब्दील करने के लिए ताने बाने बुनने शुरू कर दिए, जिसका इशारा उसने 23 जनवरी सन 1939 को जर्मन पार्लियामेंट में अपनी तकरीर के दौरान दिया। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले उसने सोवियत यूनियन से अमन मुआहिदा किया।
23 अगस्त सन 1939 को ये मुआहिदा हुआ, जिसके तहत जर्मनी और सोवियत यूनियन ने आइंदा 10 बरस तक एक दूसरे पर हमला न करने का अहद किया। इस मुआहिदे के ठीक एक हफ्ते के बाद यानी 1 सितंबर सन 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके उस जंग का आगाज कर दिया जिसे आज दूसरी आलमी जंग कहा जाता है। एक तरफ हिटलर ने सरहदों को इंसानी खून से रंगना शुरू किया, तो दूसरी जानिब अपने मुल्क को भी कत्लगाह बना डाला। जनवरी सन 1940 में हिटलर ने खुफिया तौर पर एक प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिसे उसने रहमदिलाना मौत का नाम दिया, अ मर्सिफुल डेथ। इस प्रोग्राम के मुताबिक जर्मनी और उसके ज़ेरे तसल्लुत मुल्कों में रहने वाले ज़हनी और जिस्मानी माजूर तमाम मरीजों को जहर आलूद इंजेक्शन के ज़रिए मौत की तारीक वादी में धकेल दिया गया। ये वाहिद वाक़या है कि हिटलर ने कत्लेआम के किसी इजाज़तनामे पर दस्तखत किए हों। सन 1941 में हिटलर ने अपने साथियों हाइनर्स हेमलर और रायन हार्ड हेडरिच के साथ मिलकर यूरोप में यहूदियों की नस्ल कुशी का फैसला किया। इस कत्लेआम को हॉलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है, जिसके तहत हलाक किए गए यहूदियों की तादाद लगभग 60 लाख के करीब बताई जाती है। इसके अलावा रोमा और दीगर कमतर करार दी गई नस्लों के अफराद की तादाद भी हजारों में है। नाजियों ने जर्मनी और पोलैंड समेत तमाम ज़ेरे तसल्लुत इलाकों से यहूदियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। हुनरमंद और सेहतमंद अफराद को शहरों में कायम कैंपों में रखा गया, जिन्हें गेटोज कहा जाता था। इन कैंपों को ऊंची दीवारों और खारदार तारों से सील कर दिया जाता, जहां न जिंदगी की सहूलतें थीं, न हिफ्ज़ाने सेहत का कोई बंदोबस्त। तशद्दुद आम था और मामूली सी गलती की सजा भी मौत थी। यहाँ से यहूदियों को रोजाना की बुनियाद पर उन बदनामे ज़माना कैंपों में भेजा जाता, जहाँ पर गैस चेंबर्स थे, और उन गैस चेंबर्स में इन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता, जिन्हें आज भी मौत की फैक्ट्रियों के नाम से जाना जाता है। नाज़ी डॉक्टर्स और साइंसदान इन कैंपों के कैदियों पर हौलनाक तिब्बी तजुर्बात भी किया करते थे। नाज़ी फौजी सूरत के साथ हमला करने की सलाहियत के लिए मशहूर थे, जिसके पास जंगी वसाइल की कमी न थी। यही वजह थी कि इसने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, स्वीडन, हॉलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस को रौंद डाला। जहां जाती शहरों के शहर तबाह कर देती। लेकिन जब नाज़ी फौजियों ने फ्रांस पर भी कब्जा कर लिया, तो उनके सामने समुंदर था और समुंदर के पार बरतानिया। यहां हिटलर वो गलती कर गया जिसने उसे अर्श से फर्श पर ला फेंका, और इस गलती का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। 22 जून सन 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ 11 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिकी बंदरगाह पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो अमेरिका भी इस जंग में अमली तौर पर कूद पड़ा, जिससे इत्तेहादियों का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी हो गया। वक्त के साथ साथ नाज़ी फौज की पेशकदमी सुस्त होने लगी। सोवियत यूनियन की फौजों ने अपनी सरजमीन में घुसे दुश्मन के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया, और फरवरी सन 1942 में स्टालिनग्राड में उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया गया। हिटलर के 91,000 फौजियों ने हथियार डालकर अपनी जान बचाई। शिकस्त के साए अपनी जानें बढ़ते देखकर हिटलर ने ज्यादा जोरों शोर से कौम परस्ती को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया, और इस मकसद के लिए उसने तालीमी निसाब को बदल दिया। अपने नजरियात से मुतसादिम हर किताब को नापसंदीदा करार देकर जला दिया गया। गस्टापो यानी जर्मन खुफिया पुलिस गली गली मुखालिफिन की बू सूंघती। कैद खानों में सियासी कैदियों, गैर मुल्कियों और यहूदियों को हौलनाक सजाएं दी जाती। अपनी मुखालफत को पूरी शिद्दत से कुचलने के बावजूद अपनी शिकस्त को जीत में ना बदल सका। जून सन 1944 में मगरबी महाज भी उसके हाथ से निकल गया, जब फ्रांस में नॉर्मेंडी के साहिलों पर इत्तेहादी फौज के छाता बरदार हजारों की तादाद में उतरे। ये वो वक्त था जब जर्मन अशराफिया ने हिटलर की फैलाई तबाही के संगीन नताइज को महसूस करना शुरू कर दिया। लोग अब जंग का खात्मा चाहते थे, जिसके लिए हिटलर का खात्मा जरूरी था। लेकिन हिटलर का हिफाजती हिसार इंतहाई सख्त था। वो खुद तो अक्सर अपने बंकर में महसूर रहता
और अपनी जगह एक डमी हिटलर को भिजवा दिया करता था। 6 जून सन 1944 को चंद फौजी और आला सिविल अफसरों ने हिटलर के कत्ल की साजिश रचाई, लेकिन वो बच गया। नाज़ी दरिंदों ने इस साजिश का इंतकाम इस तरह लिया कि एक ही रोज़ में 5,500 के लगभग अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि 7,000 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब नाकामियों ने इस खून आशाम दरिंदे को चारों तरफ से घेर लिया। सोवियत यूनियन की फौज नाज़ी फौज को धकेलते धकेलते बर्लिन के दरवाजे पर पहुंच गई। हिटलर ने अंजाम करीब देखा तो बुज़दिल चूहे की तरह अपने बंकर में घुस गया। 30 अप्रैल सन 1945 को उसने अपनी नई नवेली दुल्हन समेत खुदकुशी कर ली। हिटलर के साथियों ने उसकी वसीयत के मुताबिक इन दोनों की लाशें और बंकर में मौजूद तमाम रिकॉर्ड को जला दिया। गोयल समेत हिटलर के कई साथियों ने भी खुदकुशी कर ली। जो जिंदा इत्तेहादी फौजियों के हाथ आए, उनके खिलाफ न्यूरमबर्ग की अदालत में मुकदमे चले और उन्हें सजाएं सुनाई गईं। हिटलर मर गया, लेकिन आज भी उसका नज़रिया जिंदा है। आज भी हिटलर का नाम आमरीत के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसी सियासी पार्टियां और ऐसे सियासी रहनुमा दिखाई देते हैं जो हिटलर और मुसोलिनी के फाशिज़म और नाज़ीज़म के फ़लसफ़े और नज़रिए से मुतासर दिखाई देते हैं, जो अपने लिए तमाम ताकत चाहते हैं, तमाम क़ुव्वत चाहते हैं और हर फैसले अपने ही मनवाना चाहते हैं। कहा जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लेकिन इस करप्शन का अंजाम बहरहाल मौत ही हुआ करता है। हिटलर के साथ भी यही हुआ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।